सम्मानित देशवासियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। आज आज क्या कहूँ कि कल एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल के दिन भारत की सरजमी पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने यहाँ के शोषितों को, वंचितों को राजनीति का सही मतलब बताया। साहब मान्यवर कांशीराम। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को या विश्व में जहाँ पर भी भारत के मानने वाले लोग रहते हैं या जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन तमाम साथियों को मैं बधाई दे दूँ मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती की, कि कल उनकी जयंती है। और मैं ऐसा नहीं उम्मीद करता हूँ कि हम बड़े पैमाने पर उसे मना रहे हैं। भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी भी सभी जिला कार्यालयों पर और प्रदेश कार्यालयों पर जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। मैं आम जनमानस से भी अपील करता हूं कि आप सब लोग भी कांशीराम साहब की जयंती में शामिल हो। कांशीराम साहब एक विचार बनकर उभरे, और ऐसे विचार बनकर उभरे कि आज पूरा देश उनकी राजनीति का लोहा मानता है। उन्हीं को ही गुरु स्वरूप कहें आप या आदर्श कहें, उन्हीं को ही आदर्श मानकर, गुरु मानकर हम सब लोगों ने जो है इस सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर, विचारधारा भी कौन सी विचारधारा, कि जो समता समानता की विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो रैदास नानक कबीर की विचारधारा है, जो इंसान को इंसान बताती है, उस विचारधारा से प्रेरित होकर के इस आंदोलन की बागडोर अपने कंधों पर ली और कंधों पर लेकर के इसको बड़ी तेजी से आगे चलाया। कल एक महत्वपूर्ण दिन और भी है, क्योंकि इतिहास कहता है कि जब जब आप अपनी विचारधारा से विमुख हो जाओगे तब तब नई चीजें खड़ी होंगी। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद भी राजनीति हुई, सामाजिक आंदोलन चले। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने भी राजनीति की, सामाजिक आंदोलन चलाए। अब उसी सामाजिक आंदोलनों को हम भी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कल आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम का स्थापना दिवस भी है। मैं संपूर्ण देशवासियों को और खासतौर से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के एक एक कार्यकर्ता को, जो अपना तन मन धन लगाकर रात दिन पार्टी और संगठन के लिए काम करता है, आप सभी को मेरी ओर से आजाद समाज पार्टी कांशीराम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामना है। और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि जिस शोषित वंचित समाज के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ है, जिन उद्देश्यों के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है, कि कल हक की आवाज को बुलंद किया जाएगा, कल गरीब मजदूर किसान की आवाज को बुलंद किया जाएगा, कल जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम शासन सत्ता में होगी तो किसी गरीब को कपड़े की, किसी गरीब को रोटी की, किसी गरीब को शिक्षा की, चिकित्सा की चिंता नहीं होगी। ये समय आएगा। यही सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था, यही सपना महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का था, यही सपना कर्पूरी ठाकुर साहब का, जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब का, शिवदयाल चौरसिया, रामस्वरूप वर्मा, ललई पेरियार, ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी पेरियार, गुरु घासीदास, महात्मा ईजन काली, नारायणा गुरु, ये तमाम जो महापुरुष हैं, सबका यही सपना था। और इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया गया। कल भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली जो है वो बाराबंकी में है। मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि भाई चंद्रशेखर आजाद की रैलियां जो हैं उनसे पूरा राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है कि हो क्या रहा है। ठीक, उस राजनीतिक हड़कंप के मचने के बाद जो है कुछ राजनेताओं के द्वारा ही रैलियों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा, आप अपील समझें, आदेश समझें, कि जो लोग विरोध करने पर उतारू हैं नेता का, किस नेता का, कि जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को संसद में बड़ी मजबूती से उठाते हैं। अभी वित्त मंत्री है सीतारमण जी, वो कह रही थी कि आपको तो अपना नाम के सामने विदुर लगा लेना चाहिए। हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करना चाहता, नाम तो चंद्रशेखर आजाद ही है, ठीक, और वही रहेगा। विदुर महाभारत का एक मुख्य पात्र है, जो बड़ा बुद्धिजीवी उसमें रणनीतिकार बताया गया है।
अब वित्त मंत्री जी ने किस मामले को लेकर कहा ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा था। आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ और आज वो अकेले सांसद ही पूरे संसद में महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। ये अकेले उन्हें नहीं करना चाहिए, ये भारत के जितने सांसद हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है इस काम को करने की। लेकिन वो अकेले क्यों करते हैं, कभी सोचते हैं आप लोग? सोचना चाहिए भारत की जनता को, भारत की जनता को इस पर सोचना चाहिए। जाति धर्म के लिए तो सब सोचने के लिए तैयार है, लेकिन एक शख्स जो महिलाओं के मासिक धर्म की आवाज़ उठाता है, क्या महिलाएं किसी जाति से आती हैं? हर समाज में महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। आंगनवाड़ी की आवाज़ उठाते हैं, पेंशन बहाली की आवाज़ उठाते हैं। मतलब ये वो मुद्दे हैं जो जनरल मुद्दे हैं। महंगाई पर बोलते हैं। अब आप सोचिए सब लोग कि इतनी मजबूत कड़ी के लोग, पढ़े लिखे लोग, जब यहाँ की राजनीतिक गलियारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और राजनीति जो करने वाले पुराने जो नेता हैं हमारे, मैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करूँ ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारे नेता रहे हैं किसी पार्टी के क्यों ना हो, उन्होंने अपने समय पर राजनीति की। लेकिन आज इस राजनीति से दिक्कत आज़ाद समाज पार्टी से क्यों होने लगी है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों से परेशानी क्यों होने लगी है? सब कोई ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं, आज़ाद समाज पार्टी के पास पदाधिकारी कार्यकर्ता है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है सोचनी पड़ेंगी कि आखिर हमें किस ओर चलना है। विशेषकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को मैं कहता हूं, देखिए हमारे पुरखों ने खुद कुआं खोदा है, खुद ही पानी पिया है, हमें भी ये करना है। हमें घर घर जा कर के बताना है कि हमारी पार्टी ये है, हमारा संगठन ये और हमारा उद्देश्य ये है। उद्देश्य हमारे साफ है भाई, इस देश में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो, ये सिंपल सा उद्देश्य है भाई। किसी के अधिकारों का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता या ऐसा कभी सोचा होता तो आज इस आंदोलन में ना होकर कहीं किसी के चरणों में पड़े होते। लेकिन मैं गर्व करता हूं क्योंकि मेरे वो दिन भी याद है कि जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हम एक बाइक पर घूमते थे, छोटे संगठन का निर्माण किया और संगठन का निर्माण करके भीम आर्मी पाठशालाएं खोली, जगह जगह गए, पाठशालाएं खोली, अपने लोगों को समझाना शुरू किया, बच्चों को कहा कि पढ़ाई की ओर अग्रसर करो। जो मजदूर तक वहाँ उसके बीच में गए, चर्चाएं की, वो भी समय याद है। वो भी समय याद है जब पुलिस ने पहली बार उठा करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर डंडा बजाया और मैं बाहर सड़क पर लड़ता रहा। वो भी समय याद है जब सतगुरु रविदास आंदोलन में हम दोनों भाई जेल गए और खूब जो कुछ भी पुलिस कर सकती थी किया। वो भी समय याद है जब बीरपुर की घटना घटित हुई और हमारे सैकड़ों भाइयों को जेल भेजा गया। खूब पुलिस ने जितना तांडव कर सकती थी किया। भीम आर्मी पाठशालाएं बंद की, पाठशालाओं में पढ़ाने वाले जो टीचर थे उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, वो समय भी याद है। ये सब समय जो है ना, ये सब याद है, संघर्ष का समय है। देखिए संघर्ष एक ऐसी आंधी है जो मनुवाद को, जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, भाषावाद को उड़ा के ले जाता है। हम भारतीय को सोचना चाहिए कि जहां महंगाई पर बात होनी चाहिए वहां धर्म पर बात होती है, जहां रोजगार पर बात होनी चाहिए वहां जाति पर बात होती है, जहां खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जहां वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जहां इस प्रकार की उन्नति हो कि आने वाले समय में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो, उस पर बात होनी चाहिए। वहाँ जाति पर, धर्म पर, इन व्यवस्थाओं पर बात होती है, क्षेत्र पर, भाषा पर, इन व्यवस्थाओं पर बात होती है। कहाँ हैं भारत के लोग? बाबा साहब अम्बेडकर को समझो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 326 जो दिया, मैं बार बार जिक्र इसका इसलिए करता हूँ कि हर वर्ग का व्यक्ति इस आर्टिकल का मतलब समझे। यह आर्टिकल लोकतंत्र की असली ताकत को दर्शाता है और इसी लोकतंत्र की ताकत को दर्शाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का निर्माण किया कि एक दिन यहाँ का वंचित वर्ग खड़ा होकर के इन व्यवस्था को बदलेगा। लेकिन अफसोस भी होता है, जैसे अगर मैं आपको कब बताऊं कि कुछ घटनाएं जो बड़े पैमाने पर लगातार हो रही हैं, और ऐसी घटनाएं हैं, हिंदुस्तान की एक खबर है,
आरोपी पहले से ही घर की निगरानी कर रहे थे। मुख्य आरोपी छत के रास्ते घर में घुसे। संभल में किशोरी से गैंगरेप, भाई को फोन करके बोला कि कर दिया रेप। गलती किसकी है कि एक भाई को आरोपी फोन करके कह रहा है कि मैंने रेप कर दिया है। वो सीधा सीधा मतलब ये कह रहा है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तुमसे जो हो सकता, सरकार को चुनौती दे रहा है कि तुमसे जो हो सकता करो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को दबंगों ने, बुजुर्ग व्यक्ति को मुर्गा बनाया है। सोचिए कि वो व्यक्ति जिसको मुर्गा बनाया गया है उसकी स्थिति क्या रही होगी, उसके मन पर क्या जोर पड़ रहा होगा। ये बड़ा सोचने का विषय है। अभी आपने दिल्ली घटना देखी होगी, उत्तम नगर में दलित युवक तरुण कुमार की हत्या कर दी गई जरा सी बात पर। यह घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं पढ़ के, क्योंकि ये मैंने ट्वीट भी की हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ट्वीट किया, हमारी टीमों ने भी ट्वीट किया है इन सब घटनाओं को लेकर के। भदोही जिले में एक चौकीदार थे जयसलाल सरोज जी को केरोसिन डालकर जिंदा जला देने की बर्बर दिल दहला देने वाली घटनाएं। ये मतलब ये घटना हर रोज की हैं। बिहार की घटना है कि 100 सिपाही, पुलिस के सिपाही पुलिस का ही खाना खाने से बीमार हो गए। अब सोचिए कि करप्शन किस हद तक है, आखिर कहाँ भारत जा रहा है। ये बड़े सोच का विचार है कि कैसे भारत तरक्की की ओर बढ़ेगा, कैसे आगे की ओर बढ़ेगा। हम जैसे लोग जब बात करते हैं समता समानता की, गरीब मजदूर को ऊपर उठाने की, तो बाराबंकी में धमकियाँ दी जाती है, भाई आकर देखो। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं है, ये सब लोग समझे। कोई ये समझता हो कि हम कमज़ोर लोग नहीं। हाँ, संवैधानिक दायरे में चलते हैं। बाराबंकी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और कल जनसैलाब होगा, वहाँ देखिएगा जनसैलाब होगा। मेरा विरोधी से कहना है, प्रशासन से कहना है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, किसी भी कार्यकर्ता के साथ कुछ भी अगर होता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन सरकार की होगी। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। काशीराम साहब ने हमें यही सिखाया है। काशीराम साहब के जब मैं आंदोलन देखता हूँ, जब काशीराम साहब की विचारधारा को पढ़ता हूँ, और मैं उनको ये देखता हूँ कि काशीराम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद भी 20-20 लोगों को बुलाकर कैटर कर रहे हैं, जाकर कैटर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, गरीबों को समझा रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं, पिछड़ों को समझा रहे हैं। जैसे भी यूजीसी का बिल आया, पता नहीं क्यों दर्द हो गया। भाई अगर आप जातिवाद नहीं करते तो छोड़िए ना, यूजीसी को लागू होने दीजिए। यूजीसी लागू होगा अपने आप पता लग जाएगा। अभी तक वैसे पूरे देश में किसी स्वर्ण मुकदमा दर्ज नहीं किया किसी दलित पिछड़े ने उसका शोषण किया हो। पायल तड़वी, रोहित वेमुला, ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो मन को दुखी करते हैं। आखिर हम युवाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। मैं खुदीराम बोस को पढ़ता हूँ, मैं करतार सिंह सराभा को पढ़ता हूँ, मैं शहीद आजम भगत सिंह को जो पढ़ता हूँ, मैं शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को पढ़ता हूँ, अशफाक उल्लाह खां साहब को पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार उन लोगों की सोच कितनी बड़ी थी। वो लोग इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी सोच के मालिक थे, जिन्होंने उस समय छोटी छोटी उम्रों में फांसी के फंदे को चूमा बिना किसी डर के। और आज हो क्या रहा है, आज ये पता लग जाए ये इस जाति का व्यक्ति है, उसका शोषण होगा। ये पता लग जाए मुस्लिम है, उसका शोषण होगा। सोचिए ना भारत किस दिशा में जा रहा है। देखिए हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जो नहीं समझेगा समझाना भी जानते हैं। सरकार जो है दायरे में रखा है ऐसे लोगों को जो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई कोई गुड़ की डली नहीं है। बहुत मेहनत करके हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करके रात दिन चल के, पुलिस के डंडे खा के, गोलियां भी लोगों की गोलियों से बचते बचाते, पूरा परिश्रम करके इस आंदोलन को यहाँ तक खड़ा किया है। जैसे काशीराम साहब एक तूफान थे, आंधी थे अपने समय में, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में वो सब कुछ किया जो शायद विश्व में कभी कोई नहीं कर पाएगा।
उसी लाइन पर, उसी पगडंडी पर, उसी व्यवस्था पर आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद हम सब लोग चल रहे हैं। हमें कमज़ोर आंकने की गलती मत कीजिएगा कि हम बहुत कमज़ोर लोग हैं कि तुम धमकियाँ दोगे, सरकार चुप रहेगी, सर प्रशासन तुम्हारा संरक्षण करेगा। नहीं, ये नहीं। संवैधानिक लड़ाई लो, आओ फील्ड में संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए। और रही चुनौती की बात, आमने सामने लड़ाई लड़ने की बात, तो तुमसे कभी आमने सामने लड़ाई नहीं। ये बार बार कह देना, चीज़ों को समझा देना, ये सही नहीं लगता। मैं फिर से पूरे देशवासियों को साहब मान्यवर कांशीराम साहब, इस देश के बहुजन समाज के उद्धारक, राजनीति को नया मोड़ देने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को प्रयोग करने वाले, ये समझाने वाले कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा भी इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बन सकता है, ये समझाने वाले, उनकी जयंती मैं आपको बधाई देता हूँ। साथियों, किसानों पर बात कब होगी? कौन करेगा किसान मजदूर की बात? कौन आएगा बात करने के लिए? समझ नहीं आ पा रहा है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम जैसे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन हमने एक पार्टी का भी निर्माण किया और हमारे एक पुरखे की जयंती है। कौन आएगा किसानों की आवाज को उठाने के लिए? क्या दर्द नहीं होता जब किसानों को एक मिनट में कह दिया जाता है खालिस्तानी है? क्या इस देश को दर्द नहीं होता? क्या दर्द नहीं होता तब यहाँ के दलितों को हक मांगते हुए दलितों को नक्सली बता दिया जाता है? दर्द नहीं होता कि एक सीओ, संभल के सीओ हैं, नमाज को ये कह रहे हैं कि अगर एक पैर भी तुम्हारा बाहर मुझे दिख गया तो तुम्हारा मैं इलाज कर दूंगा? क्या देश के लोगों को दर्द नहीं होता क्या? समझिए, बुद्धिजीवी बनिए। आज विश्व जो है गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। सोचिए कि कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। महंगाई का आलम धीरे धीरे बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई। किस लिए? क्यों? सरकार क्या कर रही है? दूसरे देश हमसे बड़ी तेजी से आगे भागे जा रहे हैं और हम कहाँ हैं? हम झंडा डंडा उठाए धर्म और जाति पर लड़ते घूम रहे हैं। क्या इवेंट किया हमने? कितनी मिसाइलें बनाई, कितने प्रयोग किए, कितने देश की ताकत बढ़ाई? दूसरों से खरीदते हैं हर बार, लाओ भी हमें दे दो, आपने बना लिया हमें दे दो। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करें। आखिर हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे? हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या देंगे? जो लोग जाति धर्म की बात कर रहे हैं या जो भाई चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? बार बार कहता है कि चंद्रशेखर आजाद गाली देते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दिखाओ उनका, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया हो आज तक? हाँ, देखो, जहाँ हम जन्मे हैं वहाँ की कमी को तो उजागर करेंगे। जब लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इस पर चर्चा करेंगे। जब 4 वर्णों में बांट करके हमें जाति आधारित हमारे पुरखों का शोषण किया गया, तो इस पर चर्चा होगी। आज भी जाकर देखो कितने दलितों पर जमीन है। जब मैं उड़ीसा जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां माताओं पर पहनने के लिए साड़ी तक सही नहीं है। जब मैं जाता हूं छत्तीसगढ़ तो मैं देखता हूं कि सरकार निर्दोष लोगों पर मुकदमे लगा के जेल डाल ली है। खाने के लिए सही से समाज के पास नहीं है। साथ ही मैं जब झारखंड जाता हूं, मैं बंगाल जाता हूं, मैं कर्नाटक जाता हूं, तो मैं परिस्थितियां देखता हूं। सिर्फ घर में बैठकर उल्टा सीधा चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको अगर मैं एक उदाहरण दूं, आज जब कोई खड़ा होकर जय श्री राम कहता है तो दूसरे समाज जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या जो इक्वलिटी की विचारधारा विश्वास रखते हैं, उनको डर लगता है। पहले कोई राम राम कहता था, सबको खुशी होती थी। इन दोनों चीज़ों का मतलब समझिए ना। क्या आज जय श्री राम के नाम से डर तक लगता है? अगर 10 जन लोग जय श्री राम कर रहे हैं खड़े खड़े होकर के, तो महसूस ये हो रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए, झगड़ा ना हो जाए, ना जाने क्या बात हो गई है। और जब पहले एक भी आदमी राम राम करता तो 100 लोग खड़े हो जाते थे एक साथ। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात। इन चीज़ों का फर्क हम भारतीय को समझना होगा। अगर हम आज भी बात नहीं समझ पाएंगे तो कब समझेंगे? रही हक अधिकार की बात, देखो हक अधिकार तुम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखता हूँ कि जब तुम्हें पानी नहीं पीने दिया तो क्या तुम जिंदा कैसे रहे? इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। देखो, खूब वीडियो बनाओ, खूब बीम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, हम संत रैदास के लोग हैं,
हम कबीर के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं। हम जब तक अपने अधिकार नहीं ले लेंगे जब तक लड़ते रहेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। मैं कहता हूँ ओबीसी समाज के लोग कितना ये सारा बवाल यूजीसी का सिर्फ जो ना इसलिए कि ओबीसी समाज को उसमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। समझो ना, कौन सी राजनीतिक दल ऐसा है जो आपकी चर्चा में लेकर के आ रहा है जब चीजें उठती हैं। देखिए यहां तो स्पष्ट है, SC ST OBC को अधिकार चाहिए और मिलने चाहिए, लिए जाएंगे, लड़कर लेंगे, सरकार बनाकर लेंगे, अपनी सत्ता स्थापित होगी जब लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। आज संविधान के मौलिक अधिकारों की बात आप करने लगे, जैसे ही आप शोषक वर्ग के बीच बैठेंगे तो वो फौरन से उसका बयान बदल जाएगा। आप शासक वर्ग के बीच बैठेंगे तो वह बयान बदल जाएगा मौलिक अधिकारों के प्रति सिर्फ। तो इसलिए समझिए, एक ताकतवर कमजोर में करना कभी फैसला हुआ है ना कभी फैसला होगा। तो सीधा सीधी बात है कि अगर ताकतवर और कमजोर में फैसला करना चाहते हो और इस देश को भारत बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि यहाँ सबसे पहले बाबा साहब का जो कथन है कि मैं प्रथम भारतीय में अंतिम भारतीय हूँ, इस कथन पर काम हो, तो सबको एक दूसरे को बराबरी की निगाह से देखना होगा और जो तकबर नीचे पड़ा हुआ है उसको उठाकर अपनी बराबर खड़ा करने का प्रयास करना होगा, तब ये देश जाकर के भारत बनेगा। अन्यथा मेरे साथियों, सरकार ने देश को व्यापारियों के हाथ में दे दिया है। किसानों की चर्चा नहीं हो रही, मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि क्या भारत के जो छोटे किसान हैं, 10 बीघे 20 बीघे 30 बीघे 40 बीघे वाले किसान जो हैं, जो कृषि कार्ड चला करके अपने घर की शादियां करते हैं या फिर जो फसल में नुकसान होता है उसको पूरा करते हैं कृषि कार्ड से, जब यहां से माल्या कई हजार करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है, तो क्या कुछ हजार करोड़ रुपए इस देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता? अब मेरे इस स्टेटमेंट बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं जी, बहुत सारे लोगों को कर्जा माफ कर दिया है, बहुत सारे लोगों का हो गया। तो मैं कहूंगा वो अगर हो गया है तो दिखाओ कितने प्रतिशत लोगों को किया है। 10 बीघे 20 बीघे 30 बीघे 40 बीघे वाले कितने किसानों को कर्जा माफ हुआ है? तो आंसर होगा 0। हम बढ़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और इस देश देखिएगा एक दिन हम जब आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और पढ़ेंगे तो हम अपने हक अधिकार लेंगे। हमारी लड़ाई किसी के हक अधिकार छीनने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने हक अधिकारों को लेने की है। यही हमारे पुरखों ने हमें बताया है और इस लड़ाई को आज हम जारी रखे हुए हैं, कल हमारी नस्लें जारी रखेंगे, हम उनको सिखा कर जाएंगे। ये तय रहे और ये भी तय रहे कि हम संघर्षशील लोग हैं। इस संघर्ष को इतना मजबूत करेंगे, इस संघर्ष को इतना ताकतवर करेंगे कि एक दिन यहाँ की शासन सत्ता पर भी काबिज होंगे। एक दिन इस देश में अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और तब बताएंगे कि न्याय क्या होता है। आज जो लोग ये सोचते हैं कि वो धन के आधार पर, राजनीतिक सत्ता के आधार पर, ताकत के आधार पर गरीबों को दबा कर रखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कहता हूं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता से, आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कि अपने हिस्से का काम बड़ी मजबूती और ईमानदारी और ताकत के साथ करें। जो आने वाला इतिहास आपके नाम की दुहाई दे कि नहीं, ये लोग थे जब खड़े हुए तो न्याय अत्याचार के खिलाफ बड़ी मजबूती से खड़े हुए और बिना डरे खड़े हुए। आज मेरे कार्यकर्ताओं पर ना जाने पुलिस बिना वजह मुकदमे कर देती है, बिना किसी कारण के मुकदमे कर देती है, लेकिन फिर भी मेरा कार्यकर्ता डरता नहीं है, दबता नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की और मैं आसानी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबका होगा, यहाँ के दलित पिछड़ों का होगा, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज का होगा। यहाँ का आने वाला समय यहाँ पर समता समानता को स्थापित करेगा। यहाँ पर आने वाला समय बेरोजगारी को भगाएगा, महंगाई को घटाएगा और आने वाला समय यहाँ पर शिक्षा के उत्थान की ओर बड़ी मजबूती से काम किया जाएगा। मैं तो कहता भी हूँ बार बार अपने भाषणों में, मैं कहता हूँ कि हमारी दो तो समस्याएं हैं, कोई भी सरकार आए उन पर काम करे, 2 समस्याएं कर दे तो खत्म मामला। एक शिक्षा और एक चिकित्सा। शिक्षा बिल्कुल फ्री, सबके लिए फ्री, सबके लिए एक जैसे स्कूल, ना कोई छोटा ना बड़ा, चाहे अडानी अंबानी की औलाद हो, मेरी औलाद हो, मजदूर किसान की औलाद हो, एक जैसे स्कूल में पढ़ाई करवाओ। देखे देश की व्यवस्था क्यों नहीं बदलती, फ्री कराओ। मजदूर किसान को ये तो चिंता रहती है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ ले, ठीक। यही चिकित्सा का हाल है,
आज आप जाओ प्राइवेटीकरण में, अभी बुखार चल रहे हैं वायरल, 30-40 हज़ार रुपये लगते हैं ठीक होने में। जिसके पास अच्छे पैसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। ये दो समस्या सरकार दूर कर दे। मैं वादा तो नहीं करता, क्योंकि वादा मुझे लगता है कि वादा वो लोग करते हैं जो वादा खिलाफी करने में माहिर होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन चीज़ों के लिए लड़ा जाएगा। जब भी शक्ति आएगी, जब भी ताकत आएगी, तो इन चीज़ों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। आप सबको पुनः मेरी ओर से साहब मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, जिन्होंने हम जैसे लोगों को लड़ना सिखाया, जिन्होंने शोषित वंचित वर्ग को खड़ा किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समझाकर ये भी स्थापित किया कि आप चाहें तो यहाँ की व्यवस्था बदल सकते हैं। उनकी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, जहाँ हर शोषित वंचित वर्ग आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, जहाँ हर शोषित वंचित वर्ग का व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं मैं भी राजनीति कर सकता हूँ, और उसको ये लगता है कि मैं आज़ाद समाज पार्टी में जाऊँगा तो बिना पैसे की राजनीति कर पाऊँगा, वो भी उन सब साथियों को आप आएँ, भीम आर्मी से जुड़ें, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें, और जो भी आप राजनीति करना चाहते हो यहाँ करें, संवैधानिक राजनीति करने का काम करें। आप सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान।